गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम बेटा विराम चिन्ह समझेंगे कि ये विराम चिन्ह क्या होते हैं। वैसे हिंदी में देखा जाए तो लगभग 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 10-12 प्रकार के विराम चिन्ह हैं जिनका कि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखें कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहरना होता है। ठहरना होता है। अंग्रेजी में इसे स्टॉप, STOP, अंग्रेजी में इसे स्टॉप कहते हैं। किसी भाषा को पढ़ते या लिखते समय, किसी भाषा को पढ़ते या लिखते समय हम कुछ देर के लिए रुकते हैं। किसी भाषा को पढ़ते या लिखते समय हम कुछ देर के लिए रुकते हैं ताकि किसी बात को आसानी से समझा जा सके। किसी बात को आसानी से समझा जा सके। भाषा के लिखित रूप में, किसी बात को बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव को समझने में आसानी होती है। विराम चिन्ह के उचित प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखे हैं। पहले में बोल रहा है रोको
मत जाने दो, और इसमें कह रहा है रोको मत जाने दो। बेटा शब्द तो वाक्य तो पूरा एक प्रकार का ही है, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से इसमें अर्थ बदल गया है। पहले वाले वाक्य में कोई किसी को रोकने की बात कह रहा है, पहले वाले वाक्य में कोई किसी को रोकने की बात कह रहा है, जबकि दूसरे वाले वाक्य में कोई किसी को बगैर रोके जाने की बात कह रहा है। इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहते हैं। आइए हम और इसको समझने। हिंदी में लगभग 20 प्रकार के विराम चिन्ह के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन दैनिक जीवन में हम लगभग जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आप उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले नंबर पे आती है बेटा पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम क्या होता है? किसी वाक्य के पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है, किसी भी वाक्य के पूर्ण होने पर, किसी भी वाक्य के पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यह वाक्य की पूर्णता को दर्शाता है। यह वाक्य की पूर्णता को दर्शाता है। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैं परीक्षा में पास हो गया। मैं परीक्षा में पास हो गया। ये मतलब पूरा वाक्य जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं परीक्षा में पास हो गया। पिताजी ने फीस जमा कर दी। पिताजी ने फीस जमा कर दी। ये बेटा दर्शाता है कि वाक्य जो हमारा है पूर्ण हो चुका है। अब पहला आपको समझ में आया था पूर्ण विराम, अब हम समझेंगे अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? किसी भी वाक्य में जहां थोड़ा ठहरना होता है, किसी भी वाक्य में जहां थोड़ा ठहरना होता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम, मोहन, सीता और मुन्ना पढ़ रहे हैं। जिसे राम, मोहन, सीता और मुन्ना पढ़ रहे हैं। जिसे अपन देखें कि अल्प विराम, जैसे उदाहरण के लिए हमको टेकरी पर चढ़ना है, तो टेकरी पर चढ़ते समय हम पूरा क्या डायरेक्ट टेकरी पर चढ़ जाते हैं? पूरा टेकरी पर चढ़ते चढ़ते जब हम थक जाते हैं तो कुछ पल के लिए विश्राम लेते हैं, ताकि हमको जो है वो एनर्जी फिर से प्राप्त। अब बेटा तीसरे नंबर का चिन्ह समझेंगे बेटा अपन अर्ध विराम।
अर्धविराम क्या होता है? किसी भी वाक्य के एक भाग के बाद, किसी भी वाक्य के एक भाग के बाद अधिक देर तक रुकने के लिए, अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम, अर्धविराम कैसे लगाते हैं ये मैं कोष्टक के अंदर बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटा अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर ये रहता है कि अल्प विराम में केवल ये चिन्ह लगा रहता है और अर्ध विराम में बेटा इस चिन्ह के ऊपर एक बिंदु लगा रहता है। ठीक है, अर्ध विराम लगाया जाता है किसी भी वाक्य के एक भाग के बाद अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम लगाया जाता है। और कैसे अर्धविराम का हम प्रयोग करते हैं इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे नाटक समाप्त हुआ, नाटक समाप्त हुआ, दर्शक चले गए। नाटक समाप्त, तो पहला भाग क्या था कि नाटक समाप्त हुआ, और दूसरा भाग क्या है, नाटक समाप्त होने के बाद क्या रिएक्शन हुई कि दर्शक जो है वो घर चले गए। मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। मेहनत ही जीवन है और आलस ही मृत्यु है। मतलब अब आपको समझ में आ गया अल्प विराम किसे कहते हैं और अर्ध विराम किसे कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर समझ में आ गया। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम समझ चुके। अब चौथा नंबर का जो चिन्ह है वह प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्न सूचक चिन्ह, कोष्टक में बताया है कि प्रश्न सूचक चिन्ह किससे लगाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं जैसे कल कौन आया था, कल कौन आया था, तुम वहां क्यों खड़े थे, तुम वहां क्यों खड़े थे। इस प्रकार के वाक्यों में हम देख रहे हैं किसी प्रकार से प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। अब पांचवें नंबर का जो चिन्ह है हमारा उप या अपूर्ण विराम। ये अपूर्ण विराम क्या होता है? जब कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, जब कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है तो अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह
इस प्रकार लगाया जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है, जैसे जैसे किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा ये हमने बताया है कि किस प्रकार ये चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे राम, पुस्तक, दिल्ली आदि। ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बेटा अब हम समझेंगे छठे नंबर का जो चिन्ह है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? कोष्टक का प्रयोग अपन ने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा अपन मैथ्स गणित करते हैं, वहां पर कोष्टक देखा होगा। छोटा लघु कोष्टक रहता है, धनु कोष्टक रहता है, बड़ा कोष्टक रहता है। तो उसी प्रकार इसको बोलते हैं बेटा कोष्टक चिन्ह। किसी वाक्य या शब्द के, किसी वाक्य या शब्द के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, किसी वाक्य या शब्द के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए ये बेटा कोष्टक, ठीक है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोर, और कोष्टक में लिखते हैं मोर को हम क्या बोलते हैं बेटा? मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोष्टक का प्रयोग हम, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बेटा अब सातवें नंबर का जो चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? देखिए, किसी वाक्य को जोड़ने के लिए, किसी वाक्य को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का, किसी वाक्य को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे योजक चिन्ह, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण आदि। ये जो वाक्य है मतलब दो अलग अलग, सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मरण आदि जो ये शब्द है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? योजक चिन्ह। दो अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं, और हम देखते हैं जब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये और शब्द को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और शब्द को दर्शाता है। बेटा अब हम समझेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। जिस वाक्य में
हर्ष, घृणा, शोक, भय, सुख, दुख, दया जैसे भावों का मिश्रण होता है। उसे विस्मयादि वाचक चिन्ह विस्मयादि वाचक चिन्ह पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी टाइप लगी रहती है, कहते हैं जैसे वाह हम जीत गए, हे ईश्वर इन अज्ञानियों को क्षमा करना, या हे राम मुझे बचाओ। बेटा ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में होता है। बेटा अब हम समझेंगे निर्देशक चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले तो अपन देखिए यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, इसका उपयोग निर्देश देने और संवाद लेखन में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा आपने देखा था कि योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह जो रहता है दोनों सेम रहते, तो चिन्ह तो लगभग एक समान रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है और योजक चिन्ह छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बेटा अब हम पढ़ेंगे संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होता है। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षिप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त का मतलब होता है उसको छोटे रूप में लिखना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिखा है, जैसे मध्य प्रदेश को हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे मपुरम।
म प्र, छत्तीसगढ़ को छ ग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये बेटा ऐसे जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो एक इसके अंतर्गत आता है, संक्षेप सूचक चिन्ह के अंतर्गत ये सारी चीज जो है आती है। ठीक है बेटा, लोप सूचक चिन्ह अगला हमारा कौन सा है, लोप सूचक चिन्ह। लोप का मतलब क्या होता है, गायब होना। जब किसी वाक्य को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता है, जब किसी वाक्य को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता है तो लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं तो आऊंगा ही, मैं तो आऊंगा ही, क्या आप भी। अब अपन से उसको समझाने का प्रयास करें। जैसे मैं तो आऊंगा ही, क्या आप भी आएंगे। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, क्या आपने भी। इस प्रकार के चिन्ह को बेटा लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। बेटा अब हमारे पास है विकल्प चिन्ह। विकल्प जब दो में से किसी एक को चुनना पड़े, जब किसी वाक्य में किसी एक को चुनना पड़े तो विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम राजा बने, भरत राजा बने। राम राजा बने या फिर भरत राजा बने। चाय पिए या कॉफी पिए, दोनों में से एक चीज हम क्या करें, कुछ भी। तो इस प्रकार बोलते हैं बेटा विकल्प सूचक चिन्ह। बेटा अब हम देखेंगे त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर हंस पद चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी हो गया है, जैसे पानी हो गया है। अब यहाँ पर बेटा छूट गया कि पानी क्या हो गया है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन गरम, पानी गरम हो गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको त्रुटिपूरक चिन्ह जो है समझ में आ चुका है। अब अगले चिन्ह को हम समझने का प्रयास करेंगे। बेटा तुल्यता या समता सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, किसी शब्द का समान अर्थ बदलाने, किसी शब्द का समान अर्थ बदलाने या
समान मूल्य, समान मूल्य या समान मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य को हम क्या बोलते हैं बेटा, भानु भी बोलते हैं। जैसे सूर्य को हम क्या बोलते हैं, भानु। 1 रुपया =100 पैसे। ठीक है, यहाँ कोई अलग चिन्ह जो है वो आसानी से समझ में आ बेटा। अब हम समझेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, किसी वक्ता के कथन शीर्षक, वाक्यांश, रचना आदि के लिए उद्धरण चिन्ह आदि का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जैसे प्रेमचंद की रचना गोदान है। बेटा इसमें एक चिन्ह लगा, इसलिए इसको बोलते हैं एकल। प्रेमचंद की रचना गोदान है। महात्मा गांधी ने कहा था, कर्म ही पूजा है। महात्मा गांधी ने कहा था कर्म ही पूजा है। तो बेटा इस प्रकार आपको मैंने चिन्ह समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि शायद आपको ये चिन्ह जो है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।